हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं अप्रैल मंथ के नीट के टेस्ट का सॉल्यूशन। देखिए, फर्स्ट मंथ सवाल में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं, पांच, और उसमें से निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अनलाइक गैलियम दैट हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए, यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट है गैलियम और सीजियम, उन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कम ही है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है 303 केल्विन, और जहाँ तक बात करें सीजियम की तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 302 केल्विन, और ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो है। ओके, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वन स्टेटमेंट है ना, वो इसके मुताबिक गलत हो जाएगा। सेकंड वन क्या बोला है, ऑन पाउलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। तो देखो, पाउलिंग स्केल के मुताबिक तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका वैल्यू हमें 3 दे रखा है, शायद 3.0। ओके, तो यहाँ पे बोला है अनसेम, नॉट सेम, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई, सेम है। चलिए नेक्स्ट वन कंडीशन, थर्ड वाला। थर्ड में क्या बोला, आर्गन पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस, कैल्शियम +2 एंड S-2 आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जी, ये सभी स्पीसीज है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन दे रखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करें थर्ड पीरियड में, तो सोडियम, फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, और फिर हो जाएगा सिलिकॉन। एल्यूमिनियम की कंपेयर में मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें S2 होगा और इसमें P1 होगा। S2 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए, सिलिकॉन फिर एल्यूमिनियम नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट में स्टेटमेंट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ CS सीजियम इज ग्रेटर देन द लिथियम एंड रुबिडियम। सही बात है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा, सीजियम का, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट मिले हमें, कौन कौन से, सी और ई, इसलिए हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा बॉम्बे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट। अब देखिए, मेन ग्रुप एलिमेंट होना यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से होना, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से होना इसका मतलब एस और पी ब्लॉक से होना, मेन ग्रुप होना, या तो फिर उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप यानी कि एस ब्लॉक हो या तो फिर पी ब्लॉक का होना। अब ये हमें कैसे मालूम पड़े कौन से ग्रुप से, सॉरी कौन से ब्लॉक से है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ही मालूम पड़ना चाहिए। ये देखिए, A3S1 और नियॉन कंप्लीट 3S1, इसका मतलब ये सोडियम है, और सोडियम है तो ये एस ब्लॉक से है। आर्गन कंप्लीट 3D3 4S2, ओके 3D3 है, तो देखिए 4S2 3D3। तो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3D3 किसके हुआ, स्कैंडियम, टिटेनियम एंड वनीडियम, तो ये हो जाएगा वनीडियम, 3D3 होगा तो ये, और ये किस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से। चलिए क्रिप्टॉन कंप्लीट 4D10 5S2 5E5, तो ये आयोडीन है, कौन से ब्लॉक से, पी ब्लॉक से। क्लियर। नेक्स्ट वन है आर्गन कंप्लीट 3D10 4S1, ओके 3D10 4S1। तो देखिए ये एक्सपेंशन वाला जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4S1, इसका मतलब ये कॉपर है और ये डी ब्लॉक से है। और लास्ट वन रेडन कंप्लीट 4F0 6D2 और 7S2, ओके तो ये एफ ब्लॉक से है रेडन। ओके, ये होगा थोरियम। क्लियर, और ये एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तब पी ब्लॉक से कौन से दो एलिमेंट मिले हमें, तो देखिए दो, एक ए एस वाला, एक ए एस वाला, ए और सी।
ये दोनों मेन ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप या फिर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से ऐसा हम मान सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा ए और सी ओनली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अगर मैं सेकंड पीरियड में आपको ऑर्डर बताऊँ तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से है, लिथियम से ज़्यादा बोरोन का, बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज़्यादा कार्बन का और कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का। देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे साइज़ कम होता जाएगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन S2 होगा, बोरोन में P1 होगा, वही बात हुई। तो ये ऑर्डर हमारा ये सही हो जाएगा। तो ये कौन सा है, जो अहमदाबाद। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि भाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन के कंपेयर में, उसके लिए रीज़न निकालना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है फ्लोरीन के लिए वो नहीं, कौन सा ज़्यादा सूटेबल है ये कंडीशन डिनोट करने के लिए कि भाई ठीक है अप्रोप्रिएटिव आंसर। ओके, कौन सा ज़्यादा सही है ये कंडीशन तय करने के लिए कि भाई फ्लोरीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या कंडीशन बनी कि एक तो डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितना कम होगा उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो उसमें तो फ्लोरीन फ्लोरीन बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, तो यहाँ पे दोनों फ्लोरीन के बीच में रिपल्सन हो रहा है इन लोन पेयर की वजह से, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा वो कम होगा। तो ये तो सूटेबल कंडीशन है कि फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए। दूसरा कंडीशन डिपेंड करता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास F2 है, ओके, और उसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया, ओके, एक्वस फॉर्म में, तो इसका साइज़ छोटा है, फ्लोरीन होगा तो इसका साइज़ कैसा होगा, छोटा, तो इसका हाइड्रोजन एनर्जी भी कैसा होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए वो कैसा है, कम, रिलीज हो रहा है वो एनर्जी कैसा है, ज़्यादा। तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यस, बढ़िया। तो ये ए स्टेटमेंट सही है, बी सही है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज अ लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। ये स्टेटमेंट तो सही है कि भाई क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंथैल्पी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, लेकिन इसका और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, फ्लोरीन इज़ अ वेरी स्मॉल साइज, जी ये बात भी सही है, लेकिन साइज़ फ्लोरीन का साइज़ कम है उससे कोई ज़्यादा ताल्लुक की बात नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए दो बातें ही मायने रखती है, एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दूसरा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट वन स्टेटमेंट क्वेश्चन, इफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें दे रखा है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या बोला है कि भाई एक्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये फर्स्ट के बारे में बात कर ले हम पहले, किसका है 419 किलो जूल पर मोल, और इसका है 590 किलो जूल। सेकंड के बारे में बात करें तो सेकंड इसका है 3069, इसका है 1145। ओके, तो ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में लार्जर डिफरेंट है, डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में डिफरेंस कम है। ओके, तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है उसका मतलब ये ग्रुप 1 से बिलोंग करना होना चाहिए, और ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा तो ये अल्कली मेटल होगा। तो दो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में डिफरेंस कम है, उसका मतलब ये अल्कली मेटल, सॉरी अल्कलाइन मेटल, अर्थ मेटल होना चाहिए।
तो ये हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 से, तो ये हो जाएगा ग्रुप 2 का, ये हो जाएगा ग्रुप 1 का, तो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे भी अहमदाबाद। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट वन सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैचिंग। तो देखिए फर्स्ट वन एटॉमिक नंबर 102 मेंडेविलियम, तो ये 102 मेंडेविलियम, तो ये गलत है भाई, यही गलत है क्योंकि मेंडेविलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 101 है। क्लियर, तो करेक्ट सॉरी इनकरेक्ट निकालना था, तो वो तो आंसर तो मिल ही गया हमें। बाकी देख लेते हैं, 103 लॉरेंसियम ये भी सही है, 106 सिगोर्गियम ये भी सही है, 110 धर्मस्थटियम ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, फर्स्ट वाला 1 में है वो गलत। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट द क्लोरीन। जी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के मुकाबले कंपेयर में कम है। सही बात है, क्यों कम है कि भाई जो फ्लोरीन का साइज़ है वो बहुत छोटा है, क्योंकि फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो 2p ऑर्बिटल में आने वाला है, और 2p ऑर्बिटल का साइज़ क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के कंपेयर में कम है। तो जो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं वो ये रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ऐड नहीं हो पाता। लेकिन क्लोरीन में और 3p ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा होने से इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसके पीछे का रीज़न है फ्लोरीन का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पे आंसर हमारा बन जाएगा बॉम्बे, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन। क्लियर, यस। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, predict the order of reactivity of the following 4 isomer toward SN2 reaction। ओके, SN2 रिएक्शन का डिपेंड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्सन पे डिपेंड करेगा। तो इसका ऑर्डर बन जाता है, टर्शरी के मुकाबले सेकेंडरी फास्ट रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी के मुकाबले प्राइमरी फास्ट रिएक्शन करेगा, प्राइमरी के मुकाबले मिथाइल एलाइड फास्ट रिएक्शन करेगा। तो देखिए ये कौन सा, ये टर्शरी है, ये कौन सा, ये प्राइमरी है, ये कौन सा, ये सेकेंडरी है, और ये भी प्राइमरी है। लेकिन इनमें जो रिपल्सन क्रिएट करने वाले जो ग्रुप है उसका साइज छोटा है, और यहाँ पे तो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन रेट हो जाएगा फर्स्ट का, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर 2 और फिर 4th। यस, ये हमारा आंसर बन जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल सिंथेसिस क्लोरोबेंजीन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, कौन से रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे बोला फिनॉल रिएक्ट विद NaNO2 एंड HCl, और फिर CuCl के साथ रिएक्शन, नहीं फिनॉल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एनिलीन होना चाहिए। अगर एनिलीन होगा तो फर्स्ट डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगा, उसमें डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, और फिर उसका सेंड में रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। लेकिन ये फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, इससे नहीं बना सकते। फिर नेक्स्ट वन है, बेंजीन का HCl के साथ रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकता क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। फिर NH2 को हीटिंग करने से भी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, हीटिंग विद HCl होगा, यहाँ पे लिखा होगा हीटिंग विद HCl, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन बेंजीन का क्लोरीनेशन अगर मैं करवा दूँ, बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन एनहाइड्रस FeCl3, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, और इस रिएक्शन से तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन। तो ये ज़्यादा सूटेबल कंडीशन है, यही सूटेबल कंडीशन है, दिल्ली आंसर बन जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ OH माइनस। तो देखिए SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन 2 कंपोनेंट नहीं देते। एक तो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि विनाइलिक पोजीशन बन जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्डिंग Cl, तो यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा इजीली, इसलिए ना तो ये SN1 दे पाएगा ना तो SN2 दे पाएगा। दूसरा कंडीशन बनता है हेलो एयरिंग,
तो हेलो एरिन में भी वही कंडीशन है कि अगर अगर हेलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो रेजोनेंस करके यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, तो ये बॉन्ड भी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो टूटेगा नहीं। तो ये दो कंडीशन में ना तो SN1 होता है और ना तो SN2 होता है। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं SNAR, SN एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला कौन SN1 नहीं देगा, ये जो फर्स्ट वन है वो हेलो एरिन है, वो SN1 नहीं दे पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर दिया है 11। यहाँ पे क्या बोला है कि भाई मेरे पास 1N4 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है। नहीं, इस फोटो में थोड़ा निकल गया है, यहाँ पे दो बॉन्ड दिया है, यहाँ पे भी बॉन्ड है और यहाँ पे भी बॉन्ड है। इसका आयुपेक पहले कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 6 डाइब्रोमो है, साइक्लो हेक्स 1 4 डाइन है। क्लियर, इस तरीके से हमें दे रखा। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम ड्राई ईथर के साथ। अब सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, तो वुड्स रिएक्शन होगा। वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है, फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ से मैंने Br को हटाया और इस जगह पे फ्री रेडिकल बनाया, यहाँ से Br को हटाया, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाया। ये फ्री रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये फ्री रेडिकल होगा, ये भी दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो लास्ट वन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन बन जाएगा। यस, तो आंसर हमारा यहाँ से बन जाएगा बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या दे रखा है, among the following हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस स्लोवेस्ट। तो देखिए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है और OH उसके साथ जुड़ता है। अब इसमें भी यही बताना है कि भाई जस्ट लाइक SN1 रिएक्शन, तो कार्बोकेटाइन बनेगा तभी तो OH जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी कि भाई मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को सॉरी हेलोजन को रिमूव करना है और हाइड्रो OH को लगाना है। तो ये क्या हुआ, ये भाई हेलो एरिन हुआ, जो आगे केस समझाया वही बात हुई। ये Cl, क्या यहाँ से Cl इजीली ब्रेक हो जाएगा, नहीं, तो इसका हाइड्रोलिसिस इजी नहीं होगा। इसमें कार्बोकेटाइन 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें एलाइलिक पोजीशन पे रेजोनेंस करेगा, इसमें बेंजाइलिक पोजीशन है, रेजोनेंस करेगा, तो इस सभी में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल, लेकिन फर्स्ट में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। क्लियर, इसलिए आंसर बन जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट वन सवाल, among the following reaction that proceed through the electrophilic substitution, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अभी आगे बात की कि भाई बेंजीन का क्लोरीनेशन है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये फ्री रेडिकल से है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। ओके, ये एडिशन रिएक्शन है, ये तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ये जो रिएक्शन दिया है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन को हटाया और Cl को लगाया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक सिक्वेंशियल क्वेश्चन दे रखा है मुझे। C7H8 Cl2 के साथ रिएक्शन, 3 मोल Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना है और हीट दिया है, फ्री रेडिकल से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो C7H8 यानी कि मुझे टॉल्यूइन दे रखा है, इसका मैंने रिएक्शन 3Cl2 के साथ कर लिया, तो यहाँ से 3 Cl यहाँ पे जुड़ जाएंगे, 3 HCl के मोल रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके CCl3। अब इसका मेरे को ब्रोमिनेशन करवाना है Br2Fe के साथ। तो देखिए जब CCl3 प्रेजेंस है तो ये -H दिखाएगा, -H होगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा तो यहाँ पे हमारा Br जो है वो मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा क्योंकि ये -H दिखाता है, तो CCl3 और ये Br लग गया ये मेटा पोजीशन पे। अब लास्ट में फिर ZnHCl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो देखिए ZnHCl क्या करता है, तो अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके आल्केन बनाता है,
ओके, तो देखिए यहाँ से जो ये CCl ये अल्काइल पोजीशन पे है, कार्बन के साथ जुड़ा है, ये डायरेक्ट Br जुड़ा हुआ है, इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जो है एरिन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 Cl है वो हट जाएंगे और 3 हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो ये Br था और यहाँ पे Ca3 हो जाएगा, तो ये ऑर्थो और ये मेटा, तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा मेटा ब्रोमो टोल्यूइन। देखिए नेक्स्ट वन सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट वन सवाल में क्या दिया है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए अल्किन दिया है, उसका HX के साथ रिएक्शन करवाना है। अल्किन का HX के साथ रिएक्शन डायरेक्टली अगर दे रखा है तो मार्कोनिकोव रूल से होगा, अगर पेरोक्साइड कैटालिस्ट दे रखा होगा तो एंटी मार्कोनिकोव होता। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन बनी कि भाई ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है CH2, तो फर्स्ट वन X माइनस अटैक करेगा, सॉरी H प्लस अटैक करेगा, आई एम सॉरी, H प्लस अटैक करके बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट वन स्टेप में कार्बो एक इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, CH3C बॉन्डिंग CH3, इसके साथ H, ये बन जाएगा CH प्लस और ये हो जाएगा CH3। अब अगर इंटरमीडिएट के तौर पे कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। शिफ्टिंग की बारी आएगी माइग्रेशन की, तो हाइड्राइड शिफ्ट पहले होता है मिथाइल के कंपेयर में, तो यहाँ से हाइड्राइड H माइनस के फॉर्म में निकल के जाएगा, उसको स्टेबल करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा CH3 बॉन्डिंग CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और ये है CH3 और ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब जो Cl माइनस बचा हुआ है वो Cl माइनस आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो कौन सा सूटेबल है, CH3 फिर कार्बन, उसके साथ CH3 भी है और हेलोजन भी है, यस वन CH3 फिर कार्बन उसके साथ CH3 भी है और हेलोजन भी है, CH3 भी जुड़ा हुआ और हेलोजन X, मैंने Cl का एग्जांपल लिया, फिर CH2 और फिर CH3, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा हमारा अहमदाबाद। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन सवाल को देखते हैं। मेक द रिएक्शन गिवन इन कॉलम 1 विद देयर नेम्स गिवन कॉलम 2। ओके, मैच करना है केवल, NCERT के मुताबिक सवाल आया। देखिए अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, उसका नाम क्या है भाई, फिंकलस्टीन। अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल क्लोराइड का मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, उसका नाम क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो बनेगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उस रिएक्शन का नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट में चेन्नई होगा, सेकंड में अहमदाबाद होगा, थर्ड में दिल्ली होगा, तो फिर आंसर तो बन जाएगा अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल शो फास्टेड रिएक्शन विद HI। अब HI के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, तो HI के साथ रिएक्शन होगा तो HI में से I माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसके लिए OH को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब OH को निकलने की बारी आई तो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ओके क्योंकि ये सभी है वो SN1 शो करने वाले हैं, तो यहाँ से मैं OH को हटाऊँ, इसको बना लूँ कार्बोकेटाइन, यहाँ से मैं OH हटाऊँ, ये बना लूँ कार्बोकेटाइन, यहाँ से मैं OH हटाऊँ, इसको बना लूँ कार्बोकेटाइन, और यहाँ से OH हटाने से ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। देखिए कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल होता है, जिसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। क्या यहाँ पे डांसिंग की पॉसिबिलिटी है, यस वन। ये CH2, ये जो बी ऑप्शन है वो उस तरीके से है, तो यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल, डांसिंग वाला, तो डांसिंग वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है बेंजाइलिक के मुकाबले भी, इसलिए हमारा ये आंसर बन जाएगा बॉम्बे। क्लियर, नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट। अब एक्सपेरिमेंट हमें 3 दे रखे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है कि भाई सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन 0.1 है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन 0.1 है, तब रेट उसका 2.2 क्रॉस 10⁻³ है। अब क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन तो उतना ही रखा, उसको चेंज नहीं किया, लेकिन सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डबल किया। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डबल किया तो देखिए
हमने SN1 और SN2 में कुछ इस तरीके से लिखा कि भाई रेट इज इक्वल टू के। SN2 की बात करूँ तो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, दोनों का पावर 1 है। ये SN2 के लिए बात हुई। और अगर SN1 के कंपेयर में लिखूँ मैं रेट, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो अभी यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें निकालना ये है कि भाई क्या दोनों पे डिपेंड करता है या एक पे डिपेंड करता है। ओके, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो तो यहाँ से पता चल गया, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तो कोई बात ही आती नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले से कैंसिल हो चुके। तो देखिए यहाँ पे इसका न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन उतना ही रखा, मैंने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन दुगना किया तो रेट दुगना हुआ। उसका मतलब कि सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड करता है, तो सबस्ट्रेट की पावर 1 पे डिपेंड करता है, क्योंकि दुगना करने से रेट भी डबल हुआ। अब कंडीशन ऐसा हुआ, ओके, तो यहाँ पे तो ये मालूम हो गया कि सबस्ट्रेट का पावर 1 तो हो गया। अब यहाँ से ये इक्वल रखा, इसमें थर्ड एक्सपेरिमेंट में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन उतना ही रखा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन दुगना किया तो भी रेट तो डबल हुआ। ओके, उसका मतलब न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की भी पावर 1 आ जाएगी, डबल करने से डबल हो रहा है। तो रेट सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, इसके लिए ये रिएक्शन हमारा SN2 होगा। तो ये आंसर बन जाएगा SN2। यस, नेक्स्ट वन, बाय विच रिएक्शन इज फ्रीऑन 12 CCl2F2 प्रिपेयर्ड फ्रॉम CCl4। यस, 2026 में ये गुजकिट में आया हुआ सवाल, 2026 गुजकिट में आया हुआ ये सवाल कि भाई CCl2 फ्रीऑन 12 को CCl4 से कैसे बनाया जाता है। भाई CCl4 का रिएक्शन किया जाता है COF2 के साथ, स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो ये क्या बन जाएगा, दो Cl को सब्सटीट्यूट करेगा दो फ्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा CCl2F2 और बाय प्रोडक्ट बन जाएगा COCl2। ओके, इस रिएक्शन का नाम क्या, भाई स्वार्ट्स रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 65 शायद। यस वन, थोड़ा मैच कर लेना ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट हैज द फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। बढ़िया। SN1 रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक। SN2 में कौन सा सॉल्वेंट, तो पोलर ए प्रोटिक। देखिए पोलर प्रोटिक में क्या क्या होता है, इथेनॉल भी होता है, वाटर भी होता है, एसिटिक एसिड भी होता है। पोलर मतलब जिसका म्यू 0 ना बने, और प्रोटिक मतलब जो H+ दे। H+ वही देगा जिसके पास जिसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो ये तो सारे पोलर प्रोटिक है, उसका इस्तेमाल तो SN1 में होगा। हमें पूछा SN2 किस में फास्ट होगा, तो डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, इसमें ये रिएक्शन ज़्यादा होगा, फॉर्मेमाइड, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। ओके, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। तो ये प्रोटॉन नहीं दे सकता, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, तो SN2 रिएक्शन को फास्ट होने के लिए कैसा सॉल्वेंट चाहिए, पोलर एप्रोटिक। तो आंसर बन जाएगा हमारा दिल्ली। चलिए, बेस्ड ऑन द पोजीशन क्लासिफिकेशन से सवाल बनाया हुआ, जो हमारा Cl जुड़ा हुआ है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए बना लेते हैं, CH3 बॉन्डिंग CH, डबल बॉन्ड CH बॉन्डिंग C, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है और इसके साथ दो CH3 जुड़े हुए हैं। ओके, हेलोजन हमारा किसके साथ, sp3 के साथ, sp3 किसके साथ, sp2 के साथ। ये कौन सा पोजीशन बन गया, एलाइलिक पोजीशन बन गया। आंसर बन जाएगा चेन्नई। चलिए नेक्स्ट वन सवाल को देख ले। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एलाइड्स गिव SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट। तो देखिए आयुपेक नाम से अगर हो जाए तो ठीक है, वरना इन सभी की फोटो बना के आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो देखिए मैं सभी का फोटो बना के आपको शो करवा लेता हूँ कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। तो आयुपेक से यही फायदा है कि भाई आयुपेक आना जरूरी है ऑर्गेनिक में। आयुपेक आता है तभी तो आप इसकी फोटो बना पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वन कंडीशन हमें तो बोला है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन।
2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे बी आर और 3 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए फर्स्ट की फोटो ये बन गई। चलिए सेकंड वन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट है क्लोरोमीथेन, CH3Cl। अरे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है और प्रोपेन दे दिया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ से बी आर हटाया, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये Cl हटाया, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये Cl हटाया, ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, SN1 बनाना है तो ये Cl हटा, बी आर हटाया, ये कार्बोकेटाइन बनाएगा। ये कौन सा कार्बोकेटाइन? टर्शरी। ये कौन सा? सुपर प्राइमरी। ये कौन सा? सेकेंडरी। ये कौन सा? सेकेंडरी। तो ये टर्शरी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो रिएक्शन रेट सबसे ज़्यादा होगा दिल्ली का। देखिए अब इन दोनों का भी मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, तो डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप पे। लिविंग ग्रुप कौन ज़्यादा लीव हो सकता है इजीली? तो ब्रोमीन, तो इसका रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा। तो इनका ऑर्डर में अगर SN1 का कर दूँ ना तो ये हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन रेट होगा, फिर ये 2 होगा, ये फिर थर्ड होगा, ये फिर फोर्थ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सवाल, व्हाट इज ए इन फॉलोइंग रिएक्शन? ओके, देखिए ये पूछा है हमें HCl के साथ रिएक्शन अल्किन का। ओके, अल्किन का HCl के साथ रिएक्शन दे रखा है, तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनी कि भाई यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2 बॉन्डिंग CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब मैंने इसका HCl के साथ रिएक्शन किया, फिर से वही बात, H प्लस ने अटैक किया, बॉन्ड ब्रेक किया, ये बना प्लस और ये क्या बन जाएगा? CH3। अब देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है वो है सेकेंडरी। ओके, यहाँ पर आने से भी बनेगा तो सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पे अगर आ जाए तो ये बेंजाइलिक हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी केवल सेकेंडरी के मुकाबले ज़्यादा होगा, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ये बन जाएगा CH2 और ये बना प्लस। अब ये रेजोनेंस भी कर पाएगा इसके साथ, तो स्टेबल है, मोर स्टेबल। क्योंकि रीअरेंजमेंट किस चीज़ के लिए होता है? प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, लेकिन क्यों होना है? स्टेबल होने के लिए। तो अगर ये सेकेंडरी है तो ये बेंजाइलिक बनेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा? Cl। तो ऐसा आंसर हमारा कौन सा है? ये वाला, बॉम्बे वाला। क्लियर? बढ़िया। चलिए अब हेलो एल्केन हेलो एरिन के बाद अब बात कर ले DF ब्लॉक के बारे में। तो देखिए इसका फर्स्ट वन सवाल हमें दे रखा है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। देखिए इस चैप्टर में से स्टेटमेंट वाले सवाल ज़्यादा बनते हैं, इसलिए आपको इस टेस्ट में भी ज़्यादा सवाल स्टेटमेंट वाले दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट वन सवाल है DF ब्लॉक का। स्टेटमेंट फर्स्ट, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एक्सट्रीम फ्रॉम द पैरामैग्नेटिज्म। ओके, फेरोमैग्नेटिज्म है वो भाई एक्सट्रीम फॉर्म है पैरामैग्नेटिज्म का। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। डोमेन का जो अरेंजमेंट होता है उसके मुकाबले आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ओके, और अब सेकंड वन कंडीशन दे रखा है कि भाई क्रोमियम Cr+2, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज Cr+2 इज द सेम एज दैट ऑफ Nd+3। ओके, तो देखिए Cr का एटॉमिक नंबर 24, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4 Cr+2 में। और अगर मैं कर दूँ Nd+3 तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 है जो अनपेड है। ओके, और यहाँ इसमें 3 है, तो दोनों में सेम नहीं है, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ से चेन्नई। स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन सेकंड वाला गलत। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या दे रखा है
तो Cr2O7 और 2CrO4, Cr2O7। ओके, यहाँ पे कुछ मुझे Cr2O7 -2 होगा। Cr2O7 -2 is convert into 2CrO4 -2। क्लियर? Cr2O7 -2 कन्वर्ट हो रहा है 2CrO4 -2। यहाँ पे आपको दिया x और यहाँ पे y। तो देखिए इस पे मीडियम का इफेक्ट होता है। तो अगर इसका आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा देंगे, OH माइनस Cr2O7 का अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा लेंगे तो CrO4 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें अगर आपने थोड़ा एसिड ऐड कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr2O7 -2 में। ओके, तो ये जो x है वो हमारा बेस होना चाहिए और जो y है वो हमारा एसिड होना चाहिए। तो ए के तौर पे होना चाहिए NaOH और बी के तौर पे होना चाहिए H2SO4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन सवाल है 26 नंबर का। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। कौन कौन से आयन के लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम हो जाएगा। तो वो तो पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे ही जाना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट वन है Ti+3, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D1, आर्गोन कंप्लीट D1। Cr+2 दिया है, इसका हो जाएगा D4। फिर दिया है Mn+2, इसका हो जाएगा D5। फिर दिया है Fe+2, इसका हो जाएगा D6। और लास्ट में Scandium+3, इसका हो जाएगा D0। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, D1 है तो उसमें 1 ही होगा, D4 है तो 4 ही होगा, D5 है तो 5 होगा, D6 है तो 4 होगा, D0 है तो 0 होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है Cr+2 और Fe+2 में। तो ये ए हमारा, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ओके, कौन कौन से? बी और डी में, बी और डी में इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट वन, द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयन विच आर द डायामैग्नेटिक। कौन से दो डायामैग्नेटिक है? तो अभी आप देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ही ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो C+4 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप जाने, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Xc कंप्लीट फॉर F0। और ये ट्रिबियम सॉरी Yb+2 का अगर आप देखेंगे, ये अगर +2 बन गया तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Xc कंप्लीट फॉर F40। क्लियर? तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? डायामैग्नेटिक। आंसर हमारा बन जाएगा दिल्ली। ओके, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये +4 बनने के बाद है, ये +2 बनने के बाद है। लेकिन इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ मैं, तो इसका होगा Xc 4f1 5d1 और 6s2। +4 बनने से सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। और ये Yb के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थी Xc 4f40 और 6s2, +2 होने से 4f40 बचेंगे। क्लियर? तो दोनों डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, द E0 reduction potential value of Mn+3 Mn+2 couple is more positive than that of Cr+3 Cr+2 or Fe+3 Fe+2 due to the change of। ओके, यहाँ पे बोला है कि भाई Mn+3 Mn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू Cr+3 Cr+2 एंड एज कंपेयर टू Fe+3 Fe+2। तो देखिए इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही जिम्मेदार है। जैसे कि Mn+3 का इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ तो ये D4 होगा, Mn+2 हो जाए तो ये D5 बन जाएगा। तो इसको D4 से D5 बनना है, जी हाँ, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ओके, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? D4 से D5, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल में रिडक्शन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, D4 से D5 हुआ। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट गलत है? ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड विच आर आयोनिक। ओके, यहाँ पे बोला कि भाई स्कैंडियम के सिवाय जो भी है उन सभी का ऑक्साइड आयोनिक नेचर बिहेव करता है। जी हाँ, सही बात है, फर्स्ट वन स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप मेंबर in transition metal oxide is attached in scandium Fe2O3 to Mn2O7। जी हाँ, स्कैंडियम, टिटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज की ओर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे बढ़ता जाएगा ग्रुप की तरह, +4, वनेडियम +5, स्कैंडियम क्रोमियम +6, मैंगनीज +7। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग V2O3, V2O4, V2O5। तो देखिए V2O4 और V2O3, V2O4 और V2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए मेटल के जो ऑक्साइड है उसका एसिडिक नेचर डिपेंड करता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +3, इसमें कितना +4, इसमें कितना +5। क्लियर। तो अब आप देखो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है वैसे वैसे उसका एसिडिक नेचर बढ़ता है। हमें यहाँ पे पूछा है कि इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, V2O4 डिजोल्व इन एसिड्स टू गिव्स VO4 3-, नहीं, V2O4 को अगर आप एसिड में डिजोल्व करेंगे, एसिड में आपने डिजोल्व कर लिया तो ये बना लेगा VO2-, VO2-, ये VO4 3- नहीं बनाएगा। क्लियर। तो ये इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट वन, CRO इज बेसिक बट Cr2O3 एम्फोटेरिक। ओके, CRO बेसिक है, Cr2O3 एम्फोटेरिक है, ये भी सही बात है। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा, दो गलत निकले, C और D गलत है। यस वन। नेक्स्ट वन सवाल को देख लेते, क्वेश्चन नंबर 30। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इज मोर देन Cu+ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। जी, एक्वस सॉल्यूशन में अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो डिपेंड करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है उसके साइज पे। जितना हमारे केटाइन का साइज छोटा उतना उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो केटाइन छोटा होगा उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़ेंगे। ओके, और उससे एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अगर आप कंपेयर करें Cu+1 और Cu+2 का, तो Cu+2 का साइज छोटा होगा तो उसके साथ H2O के मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़ेंगे तो उसका हाइड्रोजन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। ओके, H2O एटम जुड़ेंगे इसके साथ Cu+2 के साथ मोर, क्योंकि साइज छोटा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से Cu+2 इज मोर स्टेबल। आंसर बन जाएगा इसमें दिल्ली। नेक्स्ट वन, गैडोलिनियम हैज़ अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। ओके, तो देखिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें उससे पहले उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जान ले। गैडोलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है Xc कंप्लीट, 6s2, 5d1 और 4f7। क्लियर। अब मैक्स कौन सा, तो भाई थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लो। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए मुझे दो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, Xc 5d1 और 4f7। तब इसमें ये अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी है। हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से ही उसका थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा होगा, लो। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एक्सचेंज एंथैल्पी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। जी, Cr+2 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn+3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, Cr+2 के कंपेयर में Cr+3 इज मोर स्टेबल
तो ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ओके, Cr+2 is oxidizing and Mn+3 is reducing in nature. ऑक्सीडाइजिंग। ओके, Cr का ऑक्सीडेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें Cr की, तो क्या होगा? 4s1 एंड 3d5। Cr+2 के बारे में बात करें तो 3d3। देखिए ये 3d3 d3 है, सॉरी ये d4 है, ये d4 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है और ये d3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। d3 is more stable. Cr+2 is oxidizing and Mn+3 is reducing. Yes, Mn+3 में से वो Mn+2 बनना चाहता है। Yes, first one statement is correct. Next one, Scandium+3। यहाँ पे मालूम पड़ा Cr+2 से क्या बनना चाहता है? Cr+3, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऑक्सीडाइजिंग। और ये Mn+3 से क्या बनना चाहता है? Mn+2, तो ये रिड्यूस होना चाहता है। तो फर्स्ट वन नेचर सही है। Scandium+3 compound are repelled by the applied magnetic field in the light. Okay, Scandium+3 compound are, देखिए इसमें कुछ स्टेटमेंट बाकी रह गया है शायद क्वेश्चन नंबर 32 में। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है 32 में कि Scandium+3 compound are repelled by the applied magnetic field. ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी कि भाई स्टेटमेंट 1 तो सही है और स्टेटमेंट सेकंड में कंपाउंड आर रिप्लाइड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी है करेक्ट और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। आंसर ये बन जाएगा हमारा, सही बात है क्वेश्चन नंबर 32 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन में क्या दिया है? इन द न्यूट्रल और फाइनली alkaline medium, KMnO4 oxidize iodide into iodate. Okay, iodide into iodate, the change in oxidation state of the manganese in this reaction। देखिए न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है कि Mn+7 से कन्वर्ट हो जाता है Mn+4 में। तो यहाँ पे हो जाएगा Mn+7 से Mn+4 और I माइनस को कन्वर्ट कर देता है IO3 माइनस में। तो आंसर हमारा दिल्ली बन जाएगा 33 में। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, actinoid contraction is greater for the element than lanthanoid contraction। actinoid contraction is more, ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपेयर में। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देख। दूसरा, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन आर कलरलेस। मोस्ट ऑफ द एक्टिनोइड आर कलरलेस। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द कलरलेस नहीं है, बहुत सारे कलर शो करते हैं। जैसे कि बात करूं मैं कि भाई लेंथेनम+3 है, उसमें F0 है। लेंथेनम+3 है, उसमें F0 है। गैडोलियम+3 है, उसमें F7 है। और ल्यूटेशियम+3 है, उसमें F14 है। तो ये कलर शो नहीं करते, ये कलरलेस है, ये 3 कलरलेस है। इसके अलावा जो भी कंपोनेंट है उसमें FF ट्रांजिशन होता है और उसकी वजह से वो कलर शो करता है।
इसलिए हमारा ये जो बॉम्बे वो गलत आंसर हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये बाकी सभी तो ठीक है। लेंथेनॉइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस वन। एक्टिनॉइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल एंड स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, यस वन, ये भी ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट सेकंड वाला जो गलत है। नेक्स्ट वन 35, जर्कोनियम Zn40, hafnium 72 has similar atomic and ionic radii because length and contraction, ये तो मालूम है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कॉपर। देखिए कॉपर कौन सा है, लेंथेनॉइड सॉरी ट्रांजिशन मेटल है। फ्लोरीन नॉन मेटल है। सिलिकॉन मेटेलॉइड है। सीरियम लेंथेनॉइड है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बना, फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, थर्ड में 4 और फोर्थ में 3, यस वन, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर, द मेटल विच रिवेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मैंगनीज। द मेटल let's 3D block in consider not a transition element, the zinc. The metal which does not exhibiting variable oxidation state, scandium केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मेटल विच +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन aqueous solution undergoes disproportionate reaction, कॉपर। देखिए फर्स्ट में थर्ड हो जाएगा, सेकंड में फोर्थ हो जाएगा, थर्ड में फर्स्ट, यस वन। तो आंसर हमारा बन जाएगा बॉम्बे, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वन 38 नंबर का सवाल, उसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो क्या बोला, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7 आर नॉट सेम। तो भाई CrO4-2 और Cr2O7-2 दोनों में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। फिर आंसर बन जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए कौन सा, फर्स्ट वन। बाकी देख लेते हैं। Cr+2D4 इज a stronger reducing agent than Fe+2 D6 water, yes one. The transition metal their compound are now for their catalytic activity, मतलब सरफेस पे वो बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए वो कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और उनका साइज़ जो बड़ा है, उन बड़े साइज़ में छोटे एटम भी उसके पोरस के अंदर आगे भर जाते हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये भी सही हो जाएगा। ये 3 स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आंसर हमें गलत निकालना है। क्लियर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। चलिए नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई द overall decrease in the atomic and ionic radii for the lanthanide to lanthanum to lutetium in called as lanthanide contraction, yes one। क्योंकि जो f ऑर्बिटल होती है उनका सिग्मा बहुत कम होता है, इसी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। उसी वजह से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैंथेनॉइड का साइज कम होता जाता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड वन, जर्कोनियम एंड हाफनेशियम में आइडेंटिकल रेडियाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जी हाँ। लेंथेनॉइड रिवेन ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं ये गलत चीज़ है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेंथेनॉइड। नेक्स्ट वन, द लेंथेनॉइड आयन देयर F0 टाइप एंड F40 टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिक। ओके, द लेंथेनॉइड आयन अदर देन, जी हाँ, F0 और F14 के अलावा जो भी है वो पैरामैग्नेटिक है, यस वन। लेकिन F0 और F14 है वो सब डायमैग्नेटिक है। क्लियर, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, चेन्नई गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर। तो देखिए CO2 एसिडिक नेचर शो करता है, SnO2 एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक हो जाएगा। क्लियर, देखिए ये एक ही ग्रुप के हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन।
तो ये एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा, ये भी थोड़े बहुत एसिडिक ही है, लेकिन एसएन का एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। क्लियर? तो ये भी एसिडिक हो जाएगा, ये भी एसिडिक हो जाएगा। आंसर हमारा बन जाएगा एम्फोटेरिक SnO2। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शो हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट? ओके, जिसमें एन पर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा वो हाईएस्ट होगा। तो देखिए Dmn+2 होगा तो इसका D5 होगा, और 5 से ज़्यादा एन पर इलेक्ट्रॉन किसी में पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका ही होगा। बाकी में आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन। KMnO4 act as oxidizing agent in acidic medium. The number of moles KMnO4 that will be needed to react one mole of sulfide ion S-2 in the acidic solution. ओके, तो देखिए मैं ये सीधे तरीके से भी आंसर निकाल सकता है शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन अभी आप एक बार देख ले फिर अप्लाई कर लेना। देखिए MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हुआ? Mn+2 में। और सल्फाइड किस में कन्वर्ट होगा? सल्फर में। अभी मैं इलेक्ट्रॉन का चेंज देख लो एक बार। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 5 को कितने मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 से, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसको कितने मल्टीप्लाई कर दूँ? 5 से, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके 5 मोल को आपको ऑक्सीडाइज करने के लिए इसके 2 मोल चाहिए। तो 5 के लिए कितने चाहिए? 2। एक के लिए कितना चाहिए? 2/5। आंसर बन गया हमारा 2/5। क्लियर? या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, A1N1 इज इक्वल टू A2N2। ये है ना वो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये है ना जो मूल है। तो ये मान लीजिए मैं KMnO4 के लिए ऐड कर लूँ और ये सल्फर के लिए बोल दूँ। तो KMnO4 के लिए क्या कंडीशन होगी? ए कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना मोल? 1 मोल। ओके, इसका KMnO4 का मोल फाइंड करना है, तो चलिए N1 फाइंड करना है। सल्फर के लिए कितना? 2। इसका मोल कितना? 1। अब N1 फाइंड कर, KMnO4 के कितने मोल चाहिए? 2/5। आंसर बन गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? फिर से वही पूछा, कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो वनेडियम बेसिक इन नेचर दिखाता है। ओके, CRO वो भी बेसिक इन नेचर है, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है वैसे वैसे वो एसिड बनता है। तो ये Cr2O3 आगे बढ़कर आया, हम कौन सा नेचर दिखाता है? एसिडिक। तो ये कौन सा होगा? एम्फोटेरिक। तो आंसर बन गया हमारा दिल्ली, Cr2। ओके, देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या कंडीशन बनी? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना है? Cr2O3 का +6। यस। इसका ऑक्सीडेशन है +6। Cr2O3 में Cr का ऑक्सीडेशन कितना है? +3। ओके, और ये तो Cr+2 है, तो ये बीच वाला है, तो ये एम्फोटेरिक होगा। चेन नहीं आंसर बनेगा, ये एसिडिक हो जाएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक होगा, लोअर में बेसिक होगा, इन मिडल वाले में क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक। चलिए नेक्स्ट वन। नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नाउ एग्जिबिटिंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका नाम पढ़ते ही याद आता है सीरियम। ओके, C+4 इज मोर स्टेबल, और यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सीरियम। ओके, इसमें जो गैडोलियम है वो +3 होगा, सीरियम +4 शो करेगा, थोलियम और समेरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आंसर हमारा बन जाएगा सीरियम। नेक्स्ट वन। Which product is obtained during the reaction of MnO4 minus with I minus in mentally alkaline condition? ओके, अगर अल्कलाइन कंडीशन है तो वो बना लेगा क्या? IO3 माइनस। एसिडिक कंडीशन होगा तो क्या बना लेगा? I2। तो ये आंसर बन जाएगा IO3 माइनस। चलिए बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू।